नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा। इससे पहले मैं आपको ध्वनियों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ा चुकी हूँ, परंतु डिटेल्स में भाषा विज्ञान के आज मैं आपको स्वर और उससे जितने भी स्वर के वर्गीकरण हैं उनके विषय में बताऊंगी आपको। तब तक आप थोड़ा सा मोटे मोटे रूप में आप इसको जान लें। बात करते हैं पीडीएफ के द्वारा जो भोलानाथ तिवारी जी ने स्वर और वर्गीकरण का जो भी आपको वर्गीकृत किया है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। परीक्षा में इसी तरह से आएंगे आपके कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। और ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि आपके ऑप्शन में ध्वनि नहीं आया तो आप वर्ण लगाएंगे। अगर वर्ण और ध्वनि दोनों चीज़ आएगी तो आप ध्वनि को पे ही टिक करेंगे। फिर बात करते हैं स्वर की कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध रूप से निकलती है, यानी उस बाधित नहीं होती है, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। वर्णमाला की यदि हम बात करें तो हम पाते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, वर्ण की छोटी छोटी मूल ध्वनि वो वर्ण है। वर्णमाला की बात करें तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह, ये वर्णों की संख्या टोटल है 42, 52, 52। और स्वरों की पूरी संख्या है 11 बच्चों। इसी प्रकार से व्यंजनों की संख्या 33 है। अनुस्वार और विसर्गों की बात करें तो ये 2 हैं। संयुक्त व्यंजन 4 पाए जाते हैं, छात्र ज्ञा का ऐसे वाले। और उच्छिप्त व्यंजन 2 पाए जाते हैं, ढ और ड़ा। मात्रा की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। स्वर की संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ये तो मूल बात है। मूल स्वर 4 हैं और संधि स्वर की बात करें तो वो 2 हैं। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो ये भी 3 हैं। अब आ, ई और ऊ। संयुक्त स्वर की बात करें तो ये 4 हैं, ए, ऐ, ओ और आओ। उच्चारण की दृष्टि से स्वर की बात करें तो ये 3 प्रकार से होते हैं। देखिए, यहाँ से जो दिया है ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने अपनी पुस्तक जो भाषा विज्ञान है उसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 होते हैं। कैसे, देखिए, पहले जीभ के अनुसार उन्होंने बात की। जीभ 3 भागों में विभाजित होती है हमारी, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो अग्रभाग की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी ई, ए और ऐ, इस तरह के अग्रभाग ये जो निकलते हैं स्वर, ये जीभ के अग्रभाग से होकर के निकलते हैं। मध्य स्वर की बात करते हैं तो अ, आ जीभ के मध्य स्वर से उच्चारित होता है। पश्च स्वर की बात करें हम अपनी जीभ में, पश्च स्वर तो पश्च यानी पीछे का, तो इसमें उ, ओ, औ और ओ। आप खुद बोलिएगा इन अक्षरों को। जब आप इन स्वरों को बोलेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि वास्तव में जो है ये जो ध्वनि निकल रही है अग्रभाग से निकल रही, मध्य भाग से निकल रही है, पश्च भाग से निकल रही है। और इसके बाद जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है वो है संवृत स्वर। तो जीभ संवृत स्वर क्या है? संवृत जो अपना मुख विवर होता है ना बच्चों, मुख विवर के खुलने की स्थिति, बंद होने की स्थिति जिस तरह से रहती है उस स्वर, वो स्वर जब बोलते समय जैसी स्थिति होती है वो संवृत, विव्रत, अर्ध विव्रत इन सब में आता है। तो संवृत स्वर की बात करें तो जीभ का व्यवहारिक भाग जो कभी ऊपर के तालु से छूता है तो कभी नीचे के तालु से छूता है, उसे हम संवृत कहते हैं। जैसे ई, ऊ, ऊ, ये इस तरह से ये ई, ऊ ये संवृत स्वर के अंतर्गत आएंगे। विव्रत स्वर की बात करें तो ये नीचे की ओर रहते हैं
इनके स्वर जो अपनी जो जिह्वा जाती है वो नीचे की ओर जाती है, मुख विवर अपना नीचे साइड को ध्वनि और प्रयत्न के द्वारा ये ध्वनि देते हैं। जैसे आ, तो विवृत स्वर की हम बात करें तो देखिएगा, जब हम आ बोलेंगे तो हमारी ध्वनि नीचे की ओर जाएगी। अर्ध संवृत स्वर की बात करते हैं तो जो स्वर और संवृत के पास रहता है वह अर्ध संवृत रहता है। जैसे इसमें लिखा नहीं है। इसके बाद अर्ध विवृत की बात करें तो अर्ध विवृत भी जो स्वर विवृत के पास है उसे अर्ध विवृत कहते हैं। हाँ, ये था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ए, अ, आओ और अंग, मतलब आ और आ के ऊपर वो जो डॉक्टर वाली चंद्र बिंदु नहीं होती, बिंदु नहीं होती, ओनली चंद्र होती है। ये सभी आपके अर्ध विवृत में आएंगे और अर्ध संवृत में ए और ओ आएगा बच्चों। इसको आपको याद कर लेना है। अर्ध संवृत में ए ओ और अर्ध विवृत में ए औ अंग। ठीक है, ये इस तरह से ये आएंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका ये चारों। नेट की परीक्षा में, नेट में और यूपीएससी में अगर पीजीटी का क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड बनेगा तो उसमें पूछा जाएगा। तो इन चारों के ये जो उदाहरण दिए इनको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं होंठों की स्थिति के आधार पर। तो जो होंठ है हमारे, होंठ की जैसी स्थिति रहती है उसके आधार पर जो शब्द, जो स्वर बोले जाते हैं वो स्वर हैं आवृत मुखी। आवृत आप जानते हैं बार बार बनना, आवृत माने आवृत्ति गोलाकार में। आ, ई, ए, ये आवृत मुखी में आएगा। और व्रत मुखी एकदम गोल बन जाएगा मुंह। ऊ, ओ, आओ, अंगा, है ना। इसमें गोलाकार व्रतमुखी बना है और आगे को मुख, हम होंठों का जो साइज है वो हम आगे को करके बोलते हैं। फिर मात्रा के आधार पे जो मात्रा रहती, वो क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, मात्राओं की बात हो रही है। मात्राओं के आधार पे जैसे जिनमें बड़ी मात्रा है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ई, उ, ए, ऐ, ओ और आओ। इसमें देखिए दो मात्रा है, एक मात्रा है, इस तरह की ये दीर्घ मात्रा लगी है। फिर हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर वो होते हैं जो दीर्घ से भी दीर्घ होते हैं, यानी दीर्घ स्वर में जितना समय लगता है उससे अधिक प्लुत स्वर में समय लगता है। और ये जो कौवा होता है ना हमारे, जो हम बोलते हैं वोकल गार्ड जिसको कहते हैं, ये इसकी स्थिति के आधार पर प्लुत स्वर होता है। जैसे बोलेंगे ओम, तो क्या हुआ, जो ओम ने दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगाया और जो कौवा की स्थिति है वो ऊपर को चली गई, ये प्लुत स्वर कहलाएंगे। इसके बाद आते हैं अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर को आप सभी जानते हैं कि जो नाक से बोलते हैं, अंगा, ये कंघा, कंधा, ठीक है, ये सब अनुनासिक स्वर में आएंगे। जीभ के चल या अचल, जो हमारी जीभ है वो चलती, चल या अचल होने के आधार पर जो स्वर आते हैं वो मूल स्वर और संयुक्त स्वर दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद उन्होंने स्वर तंत्री के आधार पर भी विभेद किए हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने। तो स्वर तंत्री के आधार पर घोष और अघोष दो होते हैं। तो घोष वाहनों के उच्चारण में केवल नाद शब्द, नाद का प्रयोग होता है। वर्गों का तीसरा, ये देखिए रेड में मैंने कर दिया, तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो रहता है वो यार अलावा, और तीसरा चौथा प्रत्येक, जैसे क वर्ग का आया तीसरा, क ख ग आया है ना, तो ग घ अंगा, ये और यार अलावा, ठीक है। हर का वर्ग का, पावर का, टावर का, सारे वर्गों का जो तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर है वो प्लस या, र, ला, वा, ये सारे स्वर जो होते हैं ये घोष स्वर कहलाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। और ये कोमल स्वर भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में कोमल स्वर के नाम से आ जाए तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि कोमल स्वर का नाम ही घोष स्वर है।
अब अघोष की बात करते हैं तो अघोष वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, वो अघोष स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हम आपको चित्र भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, समृद्ध, असमृद्ध, तालु और तालु। ये मैं आपको फोटो भेज देती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, मैं आपको फोटो भेजती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो उच्चारण अवस्था होती है ना स्वर की, उसके आधार पर ये समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत ये सब आते हैं। क्योंकि और तो आपको स्वर उच्चारणों के विषय में जानकारी मिल जाती है, परंतु जब ये सब नए आते हैं शब्द तो लगता है कि ये कहाँ से आ गए। निश्चित रूप से ये UPHESC, PGT, हो सकता है TGT में पूछा जाए, तो इनको आप याद कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। ये आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू। ये देखिए, ये देखिए, समृद्ध, असमृद्ध, तालु और तालु। ये मैं आपको फोटो भेज देती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, मैं आपको फोटो भेजती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो उच्चारण अवस्था होती है ना स्वर की, उसके आधार पर ये समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत ये सब आते हैं। क्योंकि और तो आपको स्वर उच्चारणों के विषय में जानकारी मिल जाती है, परंतु जब ये सब नए आते हैं शब्द तो लगता है कि ये कहाँ से आ गए। निश्चित रूप से ये UPHESC, PGT, हो सकता है TGT में पूछा जाए, तो इनको आप याद कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। ये आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।